वैसे तो कबड्डी की शुरुआत भारत की मिट्टी से ही हुई थी, जहां अगर हम इस खेल के इतिहास के बारे में बात करें तो इस खेल का मेंशन हमें महाभारत पे भी मिला है। हालांकि ये खेल उस समय एक श्वास के नाम से जाना जाता था, लेकिन अगर हम मॉडर्न डे कबड्डी के बारे में बात करें तो कबड्डी भी आज विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो चुकी है। भले ही इस खेल की शुरुआत इंडिया से हुई है, लेकिन आज कई सारे देश ऐसे हैं जो इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं, और उन्हीं में से एक है ईरान, जिन्होंने कबड्डी जगत में हमें काफी बेहतरीन प्लेयर्स दिए हैं। चाहे हम बात करें ओल्ड स्कूल मिराज शेख की या हम बात करें न्यू यंग टैलेंट मोहम्मद रेजा शादलू की, तो इन सभी प्लेयर्स ने कबड्डी में अपने डिफेंस का लोहा मनवाया है। लेकिन आज हम ईरान के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के टॉप एंड बेस्ट डिफेंडर ऑफ द डिकेड के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने एक इंडियन स्पोर्ट्स पे इंडिया को ही डोमिनेट किया। आइए जानते हैं फजल के एक सुल्तान फजल बनने के इस शानदार सफर को। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम, द स्टोरी ऑफ सुल्तान फजल अतराचली। फजल का जन्म 29 मार्च 1992 को ईरान की गॉर्गन सिटी में हुआ था। ईरान का नेशनल स्पोर्ट्स फ्री स्टाइल रेसलिंग होने की वजह से उन्हें छोटी सी एज पे ही कुश्ती के लिए दिलचस्पी जाग उठी। महज 7 साल की उम्र पे फजल रेसलिंग और जूडो जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स पे इन्वॉल्व हो चुके थे। उसी बीच उनकी दिलचस्पी फुटबॉल को लेकर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन फजल ने इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स को अपने पैशन के रूप में नहीं देखा था। बट इसके बाद साल 2003 में जब फजल 11 साल के हो चुके थे, उनके स्कूल पे एक स्पोर्ट्स टीचर और कोच ने उन्हें कबड्डी के बारे में बताया, और इसके बाद फजल ने कबड्डी की ओर इंटरेस्ट दिखाते हुए पहली बार इस खेल को अपने स्कूल पे खेला। ईरान में कबड्डी जहां सालों से खेली जा रही थी, लेकिन एक प्रॉपर एसोसिएशन और फेडरेशन के ना होने के कारण ईरान में कबड्डी कुछ खास मशहूर नहीं था। कबड्डी खेलते खेलते फजल ने एक कॉमन पॉइंट नोटिस की कि रेसलिंग और कबड्डी दोनों में ही टैकल काफी सिमिलर टाइप के होते हैं, और इसी वजह से फजल को डिफेंस करने में काफी ज्यादा आसानी होती थी। एंड यही एक मेजर रीजन था कि फजल के लिए एक डिफेंडर बनना काफी इजी था एज कम्पेयर टू रेडर। बढ़ती एज के साथ साथ फजल अपने डिफेंसिव स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव करते रहे। साल 2010 फजल की लाइफ का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2010 में हुए एशियन गेम्स के दौरान फजल महज 18 साल के ही थे। इस इंटरनेशनल इवेंट पे पहली बार फजल की मुलाकात हुई थी अनूप कुमार और राकेश कुमार से, और वो 18 वर्षीय फजल उसी समय से एक ड्रीम लिए बैठा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो अपने इन दोनों आइडल्स के साथ एक ही टीम पे खेलेगा। एशियन गेम्स 2010 जहां कबड्डी का फाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस ईरान के बीच। कबड्डी हिस्ट्री में पहली बार ईरान एशियन गेम्स के फाइनल तक पहुंचा था। फाइनल 37-20 से हारने के बाद ईरान को इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। ईरान में जहां इस स्पोर्ट्स को लेकर कोई भी वैल्यू नहीं थी, वहीं इस टूर्नामेंट के बाद कबड्डी ईरान में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। बट स्टिल कबड्डी ईरान में एज अ करियर ऑप्शन नहीं था, और इसी वजह से सोसाइटी एंड फैमिली मेंबर्स फजल को काफी ताने मारा करते थे। अपने स्ट्रगलिंग डेज पे पैसा कमाने के लिए और फैमिली का गुजारा करने के लिए फजल ने एज अ ब्लैक स्मिथ अपने पार्ट टाइम एंड साइड प्रोफेशन को चुना। साल 2014 में प्रो कबड्डी लीग को टीवी में ब्रॉडकास्ट करने के बाद कबड्डी में काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, और पूरे देश और विदेश में कबड्डी से जुड़े पॉपुलर पर्सनैलिटीज भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन साल 2014 के पीकेएल के फर्स्ट एडिशन में आखिर फजल कहाँ थे? वेल, पीकेएल सीजन 1 तक फजल कबड्डी जगत का कोई जाना माना नाम नहीं थे। बट फजल को पॉपुलैरिटी तब मिली जब साल 2014 में फजल मात्र 24 साल की एज से ही ईरान टीम को एज अ कैप्टन लीड कर रहे थे। एंड 2014 के एशियन गेम्स से फजल अतराचली कंटिन्यूसली दूसरी बार ईरान को एशियन गेम्स के फाइनल तक लेके आ चुके थे, और इस टूर्नामेंट पे फजल की कैप्टनसी पे ईरान इंडिया से केवल 2 पॉइंट्स के मार्जिन से हारी। लाइक आप लोग और समझो या कुछ और, लेकिन फजल 2014 से लेकर अभी तक ईरान के इंटरनेशनल टीम और पीकेएल में भी कैप्टन की भूमिका अदा कर रहे हैं। वेल, हम इनकी लीडरशिप के किस्से इस स्टोरी में सुनने ही वाले हैं, सो लेट्स बैक टू हिज कबड्डी जर्नी। एशियन गेम्स 2014 में फजल की शानदार परफॉर्मेंस के चलते 2015 में पीकेएल सीजन 2 में युमुम्बा ने फजल अतराचली को साइन किया। टीम में अनूप कुमार, शाब्बिर बापू, रिशांक देवाड़िका, विशाल एंड जीवा, सुरेंद्र नड्डा एंड मोहित चिल्लर जैसे बड़े बड़े नाम के चलते फजल का स्टार्टिंग 7 में आना काफी मुश्किल था। स्टिल हाईली पोटेंशियल एंड स्किल्ड प्लेयर होने की वजह से फजल ने अपनी जगह टीम के टॉप 12 में बना ली थी। टीम में पीकेएल हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट कॉर्नर सुरेंद्र नड्डा के होने के कारण फजल को स्टार्टिंग 7 में मौका मिल पाना काफी इम्पॉसिबल था, और ये सिचुएशन ट्रूली प्रूव कर रही थी कि एक मैदान में 2 तलवारें कभी नहीं आ सकती। जहां बेंच पे बैठे बैठे फजल खुद को प्रूव करने के लिए मौके मांग रहे थे, वहीं मिड सीजन सुरेंद्र नड्डा के इंजर्ड होने के बाद सुरेंद्र को कुछ मैचेस के लिए रेस्ट दिया गया। 4 अगस्त 2015 फजल का पीकेएल डेब्यू अगेंस्ट दबंग दिल्ली। फाइनली फजल को एक मौका मिला खुद को प्रूव करने का, और अपने डेब्यू मैच पे ही 2 टैकल पॉइंट स्कोर करके उन्होंने टीम को सुरेंद्र नड्डा की कमी महसूस नहीं होने दी। सीजन 2 में फजल की बेस्ट परफॉर्मेंस आई अगेंस्ट पुनेरी पल्टन, जिस मैच पे फजल ने 6 पॉइंट स्कोर करके
युमुम्बा को एक सॉलिड विक्ट्री दिलवाई। बट इस सीजन काफी लिमिटेड अपीयरेंस के बाद भी फजल ने 5 मैचेस में 12 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें एक हाई फाइव भी शामिल था। लीग स्टेजेस में टॉप करने के बाद रिमेनिंग कुछ मैचेस में फजल को और भी मौके मिले, बट फजल उन मैचेस में थोड़े शांत ही नजर आए। आफ्टर ऑल सेमीफाइनल में युमुम्बा ने पटना पायरेट्स को हराकर फाइनल में बेंगलुरु बुल्स को 36-30 के स्कोर डिफरेंस से मात दी। हालांकि फजल फाइनल में युमुम्बा के प्लेइंग 7 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अपने डेब्यू सीजन में ही फजल एक चैंपियन बनकर उभरे। सीजन 3 में फजल एक बार फिर से युमुम्बा की जर्सी में नजर आए। 18 साल की उम्र पे देखा वो सपना इस सीजन पूरा होने वाला था, जहां इस बार फजल को राकेश कुमार और अनूप कुमार के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस से सुरेंद्र नाडा के टीम में प्रेजेंस होने की वजह से उन्हें काफी कम मौके मिल पाए। लेकिन फजल की करियर का गोल्डन पीरियड तब आया जब 2016 में प्रो कबड्डी लीग का एक इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट के साथ क्लैश हुआ। 12th साउथ एशियन गेम्स 2016 जो कि इंडिया के वेन्यू प्लेस शिलोंग और गुवाहाटी में खेला जा रहा था, और उसी दौरान इंडियन कबड्डी टीम को मिड सीजन ही पीकेएल से ड्रॉप कर दिया गया, जिस वजह से अनूप कुमार, सुरेंद्र नड्डा, मोहित छिल्लर जैसे बड़े प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट पे टीम के बाकी जूनियर्स प्लेयर्स को मौका दिया गया। सुरेंद्र नाडा को रिप्लेस करते हुए फजल ने लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन में अपनी जगह ऑलमोस्ट पक्की कर दी थी, एंड अपनी शानदार परफॉर्मेंस से उन्होंने टीम के स्टार्टिंग 7 में अपनी जगह कंफर्म कर दी थी। उनकी शानदार फॉर्म को देखते हुए उन्हें पीकेएल सीजन 3 के फाइनल में युमुम्बा के प्लेइंग 7 स्क्वाड में जगह मिल चुकी थी। लेकिन फजल फाइनल में पटना पायरेट्स के अगेंस्ट सिर्फ 2 पॉइंट्स ही स्कोर कर पाए। हालांकि सीजन 3 के चैंपियन पटना पायरेट्स रहे, लेकिन इस सीजन फजल ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी टीम्स और कोचेस को इंप्रेस जरूर किया, और इस सीजन फजल ने 11 मैचेस में 32 टैकल पॉइंट्स और 1 रेड पॉइंट के साथ 2 हाई फाइव को भी अंजाम दिया। सीजन 3 में फजल की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर सीजन 4 में डिफेंडिंग चैंपियंस पटना पायरेट्स ने फजल को अपनी टीम में शामिल कर लिया, और पीकेएल सीजन 4 में फजल ने ये प्रूव कर दिखाया कि क्यों फजल पीकेएल के टॉप डिफेंडर है। प्रीवियस 2 सीजन से मौके ढूंढने के बाद फाइनली सीजन 4 में उन्हें मौके ही मौके मिले, और फजल उन मौकों पर खरे भी साबित हुए। फजल अपने करियर में बैक टू बैक तीसरे फाइनल की ओर बढ़ रहे थे, जहां सीजन 4 में पटना पायरेट्स ने एक बार फिर फाइनल में पिंक पैंथर्स को हराकर अपने चैंपियनशिप टाइटल को डिफेंड किया। और सीजन 4 में फजल ने 16 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट्स, 7 सुपर टैकल एंड 5 हाई फाइव के साथ बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल भी हासिल किया। आफ्टर अ सक्सेसफुल सीजन फजल अत्राचली को सीजन 5 में गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने खरीद लिया, जहां इस सीजन फजल के कंट्री कजन अबुजार मेघानी भी इस टीम में शामिल थे, और इस ईरानियन जोड़ी ने एक बार फिर से टीम को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कराने के लिए बराबर का योगदान दिया। मिड सीजन में सुकेश हेगड़े के इंजर्ड हो जाने के बाद फजल को टीम कैप्टनसी थमा दी गई, और सीजन 5 में फजल एक बार फिर से फाइनल का रास्ता तय कर चुके थे। लेकिन पीकेएल सीजन 5 के फाइनल में प्राइम प्रदीप के सामने फजल को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, और सीजन 5 में फजल ने 24 मैचेस में 57 टैकल पॉइंट्स के साथ 4 हाई फाइव और 3 सुपर टैकल को भी अंजाम दिया। उनके करियर के ये 4 सीजन और उनकी फियरलेस कैप्टनसी से लोग उन्हें सुल्तान के नाम से जानने लगे। इसके बाद 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में फजल ने अपनी कैप्टनसी एंड परफॉर्मेंस के चलते कबड्डी हिस्ट्री में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 2018 में ईरान ने इंडिया को सेमीफाइनल में मात देकर फाइनल में साउथ कोरिया के अगेंस्ट इजी विन हासिल करके ईरान को पहली बार एशियन गेम्स कबड्डी में गोल्ड दिलवाकर इतिहास रच दिया था, और फजल कबड्डी हिस्ट्री के पहले ऐसे नॉन इंडियन कैप्टन बने जिन्होंने एशियन गेम्स पे गोल्ड हासिल किया। साल दर साल अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते सीजन 6 में युमुम्बा ने उन्हें ऑक्शन में 1 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल किया, और इसी के साथ फजल अत्राचली पहले ओवरसीज प्लेयर बने जिन्हें ऑक्शन में 1 करोड़ के प्राइस टैग के साथ किसी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में लिया। और इस बड़े प्राइस टैग के साथ सीजन 6 में फजल ने 23 मैचेस में 83 टैकल पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 6 हाई फाइव और 3 सुपर टैकल के साथ फजल एक बार फिर से सीजन 6 के बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। अपनी शानदार कैप्टेंसी के चलते फजल सीजन 6 में एक बार फिर से युमुम्बा को प्लेऑफ्स तक पहुंचाने में कामयाब रहे। हालांकि एलिमिनेटर में यूपी योद्धास से हारकर युमुम्बा का सफर इस टूर्नामेंट से खत्म हो चुका था। फजल की लीडरशिप में पोटेंशियल देखते हुए युमुम्बा ने सीजन 7 और सीजन 8 पे भी फजल को रिटेन किया, जहां सीजन 7 में फजल ने 24 मैचेस में 84 पॉइंट स्कोर किए। वहीं सीजन 8 में फजल ने 22 मैचेस में सिर्फ 51 पॉइंट्स स्कोर किए, जहां सीजन 7 में फजल का सफर प्लेऑफ्स तक रहा, जबकि सीजन 8 में
युमुम्बा ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुकी थी। फजल की कैप्टनसी पे एक ग्रेट क्वालिटी देखते हुए सीजन 9 प्लेयर ऑक्शन में पुनेरी पल्टन ने फजल को 1.35 करोड़ पे अपनी टीम में शामिल किया और इस सीजन पुनेरी पल्टन फजल की कैप्टनसी में पहली बार फाइनल तक पहुंची। बट फाइनल में काफी कम पॉइंट्स के डिफरेंस से पुनेरी पल्टन जयपुर पिंक पैंथर से ये मुकाबला हार गई, जहां फजल ने पूरे सीजन 21 मैचेस में 56 टैकल पॉइंट स्कोर किए। इसके बाद एशियन गेम्स 2022 पे फजल की कैप्टनसी पे एक बार फिर ईरान फाइनल तक पहुंचा और इस बार ईरान को सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा। और इसी के कुछ समय बाद आगाज हुआ पीकेएल सीजन 10 का, जहां ऑक्शन से पहले पुनेरी पल्टन ने फजल अत्राचली को रिलीज कर लिया था। वहीं प्लेयर ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने फजल को 1.60 करोड़ पे परचेज किया, जहां फजल ने इस सीजन भी अपनी कैप्टनसी का जलवा बिखेरते हुए गुजरात जायंट्स को एक बार फिर से प्लेऑफ्स तक पहुंचाया। लेकिन गुजरात का प्लेऑफ्स का ये सफर फाइनल तक नहीं पहुंच पाया और फजल ने इस सीजन 23 मैचेस में 66 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 4 रेड पॉइंट्स और 62 टैकल पॉइंट शामिल थे। और इन्हीं स्टैट्स के साथ फजल ने सीजन 10 को अलविदा कहा। पीकेएल सीजन 11 फजल की करियर का 10वां पीकेएल सीजन था। सीजन 2 से स्टार्ट हुई ये जर्नी अब सीजन 11 पे आ चुकी थी और सीजन 11 में फजल हमें एक न्यू टीम और न्यू जर्सी के साथ दिखे। पीकेएल सीजन 11 में बंगाल वॉरियर्स ने 50 लाख पे सुल्तान फजल अत्राचली को खरीदा एंड एज एन ऑनर मनिंदर सिंह ने सालों से बंगाल के लिए की कैप्टेंसी को फजल के हाथ थमा दी। सीजन 11 में फजल ने 19 मैचेस पे 54 टैकल पॉइंट स्कोर करके ये बता दिया है कि शेर भले ही बूढ़ा क्यों ना हो, लेकिन शेर शेर ही होता है। फजल ने अपने पूरे पीकेएल करियर में 188 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 110 मैचेस में विक्ट्रीज हासिल की है। और प्रीवियस सीजन फजल ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कबड्डी हिस्ट्री में हमेशा के लिए यादगार रहेगा। फजल पीकेएल के पहले ऐसे डिफेंडर है जिन्होंने 500 टैकल पॉइंट्स का आंकड़ा क्रॉस किया है एंड अभी ये आंकड़ा 545 टैकल पॉइंट्स का हो चुका है। फजल अत्राचली को आज पीकेएल में 10 साल हो चुके हैं एंड इनकी कबड्डी जर्नी वाकई में काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। और अगर आप कबड्डी इतिहास के पन्नों को देखोगे तो आपको फजल अत्राचली का नाम हमेशा ही टॉप पे दिखाई देगा। खैर ये तो जर्नी थी उनके करियर के 10 सीजन की, लेकिन सीजन 12 में क्या उनकी कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। खैर मैं जो आपको बता सकता हूँ वो है कबड्डी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड अपडेट्स। सो दैट वाज इट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।